हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए, अभी तक हमने क्या समझा था? कंज्यूमर थ्योरी या कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हमने ये समझा कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदे या कंज्यूम करे ताकि उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए विद लिमिटेड इनकम। ठीक है, ये किसके पर्सपेक्टिव से देखा हमने? कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। यानी कंज्यूमर ने अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि कितने प्रोडक्ट उसको खरीदने चाहिए लिमिटेड इनकम में ताकि उसकी यूटिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। लेकिन अब हम क्या समझेंगे? अब हम देखेंगे प्रोड्यूसर का बिहेवियर या प्रोड्यूसर थ्योरी कहते हैं। यानी प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि प्रोड्यूसर क्या सोचता है। प्रोड्यूसर ये चाहता है कि वो कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करे ताकि उसका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए या फिर कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। तो प्रोड्यूसर थ्योरी में हम सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन विद वन वेरिएबल इनपुट। क्या चीज़ है ये? सब एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, प्रोडक्शन बहुत सिंपल है। सपोज़ एक प्रोड्यूसर है ए, ये क्या करता है? कॉटन लेकर आता है कहीं से और इस कॉटन को वो शर्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर रहा है प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि कॉटन लेके आता है और उस कॉटन का यूज़ करके वो क्या करता है, शर्ट्स बनाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। तो कॉटन क्या है हमारे लिए? रॉ मटेरियल। और शर्ट्स क्या है? शर्ट्स है हमारे लिए आउटपुट। यानी इन चीज़ों का यूज़ करके उसने क्या बनाया? शर्ट्स बनाया। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। जब हम किसी रॉ मटेरियल को यूज़ करके उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन। ठीक है, अब इस प्रोडक्शन को करने के लिए, कॉटन से शर्ट बनाने के लिए सिर्फ हमें कॉटन की थोड़ी रिक्वायरमेंट है, हमें और भी चीज़ें चाहिए। जैसे ये शर्ट्स कहाँ पर बनेगी? उसके लिए कोई ज़मीन चाहिए हमें, तो हमें लैंड चाहिए। अब इन शर्ट्स को बनाने वाले कुछ लेबर चाहिए, तो मतलब हमें लेबर भी चाहिए। और शर्ट बनाने के लिए कुछ मशीन्स भी लगेंगी, तो हम मशीन्स को यहाँ पर कहते हैं कैपिटल। और इन सब की देखरेख कौन करेगा? एक बिजनेसमैन होना चाहिए। यानी हमारे पास एक है एंटरप्रेनर। क्लियर? ये सारी चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, इस चीज़ का हमें शर्ट में कन्वर्जन करना है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चार और चीज़ें लगती हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन। और इसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन करते हैं। क्लियर? अब सपोज़ ये जो ए सेलर था जो प्रोडक्शन करता है शर्ट की, उसकी एक फैक्ट्री है और ये है वो फैक्ट्री। ठीक है, क्या है ये? फैक्ट्री। किसकी है? ए की फैक्ट्री है। इसमें क्या करता है? शर्ट्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड लेबर। ये है मशीन। इस मशीन की हेल्प से ये सेलर क्या करेगा? शर्ट्स बनाएगा। ये जो मशीन है इसको लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, मतलब मशीन बहुत कॉस्टली है। ठीक है, और इस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 10,000 शर्ट्स पर मंथ है। यानी एक मंथ में मैक्सिमम ये एक मशीन 10,000 शर्ट्स बना सकती है। तो ए ने क्या किया? ए क्या है? एंटरप्रेनर। और ये फैक्ट्री कहाँ लगी हुई है? एक लैंड पे लगी हुई है। उसमें हमने मशीन यूज़ की यानी कैपिटल यूज़ की। रह क्या गया अब हमारे पास? लेबर। तो इस मशीन को चलाने के लिए हमें कुछ लेबर चाहिए। तो ए ने अभी फ़िलहाल क्या किया हुआ है?
50 लेबर लगाई हुई है जो कि 4000 शर्ट्स पर मंथ बना रहे हैं। क्लियर? सिनेरियो समझ में आ गया? एक ही फैक्ट्री है, किस चीज़ की? शर्ट बनाने की। तो उसने एक मशीन लगाई हुई है जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है, इसे लगाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ के इसने एक मशीन लगाई, ठीक है, वो ये है जो कि 10,000 शर्ट पर मंथ बना सकती है। क्लियर? और इस शर्ट्स को बनाने के लिए उसने कुछ लेबर लगाए हैं जो कि ये मशीन चलाएंगे। तो लेबर की क्वांटिटी कितनी है? 50। ठीक है। तो क्या हुआ, ए के पास बी से ऑर्डर आया। बी ने ऑर्डर दिया कि हमें 50,000 शर्ट्स पर मंथ चाहिए। ठीक है। क्या ऑर्डर आया है इसके पास? ए के पास ऑर्डर आया है कि हमें 50,000 शर्ट्स बनानी। ठीक है। अब 50,000 शर्ट्स बनाने के लिए ए के पास दो ऑप्शन है, क्या किया जाए? सबसे पहले क्या किया जा सकता है कि ये जो हमने 50 लेबर लगाई हुई है, अगर हम इसकी क्वांटिटी को और इंक्रीज़ कर दें तो हम 10,000 शर्ट्स तक जा सकते हैं। ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी इस मशीन की कितनी है? 10,000 शर्ट्स। अभी हमारे पास 50 लेबर हैं जो सिर्फ 4,000 शर्ट बना रहे हैं, तो अगर हम लेबर इंक्रीज़ कर दें तो इस मशीन की फुल कैपेसिटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लेबर बढ़ाने की वजह से हम 10,000 शर्ट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर क्या है हमारे पास? 50,000 शर्ट्स का। तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो मतलब सबसे ईजी काम हमारे लिए आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या हो सकता है कि आप लेबर को बढ़ा दो। लेबर तो हमें सस्ती मिल जाएगी, तो हम लेबर थोड़ी बहुत ईजिली बढ़ा सकते हैं, कभी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो एक मशीन लगा रखी है ये 10,000 शर्ट्स का प्रोडक्शन करती है। इसके जैसी अगर हम 4 मशीन और लगा दें तो 10,000 ये दे रही है और 40,000 ये देगी प्रोडक्शन हमें, तो टोटल कितना हो जाएगा? 50,000। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि ये जो मशीनरी है ये बहुत कॉस्टली है, तो इतनी जल्दी तो हम पैसा इकट्ठा कर नहीं सकते। तो ये जो मशीन लगाने का ऑप्शन है ये फ़िलहाल के लिए हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये मशीन बहुत महंगी है, तो मशीनरी को तो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो 50,000 शर्ट्स का प्रोडक्शन तो हम नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि हम लेबर को इंक्रीज़ कर दें और 10,000 शर्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है। ये दो हमारे पास ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था लेबर को इंक्रीज़ कर दो, दूसरा ऑप्शन था कि मशीनरी को बढ़ा दो और लेबर को भी बढ़ा दो, तभी तो 10,000 शर्ट्स पर मशीन निकल के आएगा। ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा, मशीनरी को भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसमें खर्चा बहुत है। ठीक है, क्योंकि मशीन बहुत महंगी है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप सिर्फ लेबर को बढ़ाइए और मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ कीजिए। ठीक है। तो जितने टाइम पीरियड में हम क्या करते हैं, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर कर आउटपुट बढ़ाते हैं, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रन। क्या बोला मैंने? कि टाइम पीरियड in which output can be changed by changing only one factor of production। यानी उस टाइम पीरियड को हम शॉर्ट रन कहते हैं जिसमें हम सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके अपना आउटपुट चेंज कर सकते हैं। उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रन। यानी कि अगर हम एक दिन में लेबर चेंज कर सकते हैं तो उसको भी हम शॉर्ट रन कहेंगे। अगर हम एक मंथ में चेंज कर सकते हैं लेबर को सिर्फ, तो हम उसको शॉर्ट रन कहेंगे। अगर हम एक साल में सिर्फ लेबर को चेंज कर पा रहे हैं तो उसको भी शॉर्ट रन ही कहेंगे। तो हमारा नंबर से कोई लेना देना नहीं है कि 1 साल को शॉर्ट रन कहेंगे या 50 साल को शॉर्ट रन कहेंगे। जितने टाइम पीरियड में हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पाएँ जिससे कि हमारा प्रोडक्शन चेंज हो पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट रन। और दूसरी बात हमने कही थी कि जब हम दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पाएँ ताकि हम आउटपुट इंक्रीज़ कर पाएँ, यानी जब हम मशीनरी को भी बढ़ा सकें और जब हम लेबर को भी बढ़ा सकें। ठीक है। मशीनरी को बढ़ाना मुश्किल था क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, तो कॉस्ट लगाने के लिए हमें पैसा चाहिए और पैसा आएगा हमारा कुछ टाइम बाद, मतलब हमारे पास कुछ टाइम लगेगा जिसमें हम पैसा कमाएंगे। ठीक है। तो जब हम दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके
आउटपुट को इंक्रीज कर दें, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन। यानी कि टाइम पीरियड in which output can be changed by changing all factors of production। जब हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर कर आउटपुट चेंज कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग रन। अब ये चाहे एक दिन में हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर पाएँ, एक महीने में सारे फैक्टर को चेंज कर पाएँ, चाहे एक साल में सारे फैक्टर्स को चेंज कर पाएँ, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि हमें नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड से हमें ये मतलब है, जब हम आउटपुट चेंज करने के लिए सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, लॉन्ग रन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, शॉर्ट रन में हम सिर्फ एक फैक्टर को चेंज करते हैं, बाकी सारे फैक्टर क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। और लॉन्ग रन में हम क्या करते हैं, सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। यानी सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल। ठीक है, जो चेंज होते हैं, वेरिएबल मतलब चेंज होते हैं। तो अब हम हेडिंग देखेंगे, तो हेडिंग क्या देखी थी हमने, प्रोडक्शन विद वन वेरिएबल इनपुट। ठीक है, यानी कि इनपुट यहाँ पर क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इनपुट क्या है हमारे पास, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक इनपुट को ही हम चेंज कर सकते हैं, वन वेरिएबल इनपुट। मतलब हम प्रोडक्शन करेंगे कब, जब हम सिर्फ एक ही इनपुट को चेंज कर सकते हैं, एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, शॉर्ट रन में कैसे प्रोडक्शन किया जाए। किसकी बात हो रही है, शॉर्ट रन में। और शॉर्ट रन में यूजुअली हम क्या करते हैं, कैपिटल को रखते हैं फिक्स्ड। ठीक है, कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं, कैपिटल को क्या रखते हैं हम, फिक्स्ड। ये क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लेबर को हम क्या करते हैं, वेरिएबल रखते हैं। मतलब लेबर को हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज अगर लेबर पर डे 300 रुपये लेता है और हमें अगर 100 लेबर और बढ़ानी है तो कितना खर्चा हो जाएगा, 30,000 का खर्चा हो जाएगा। मतलब इतना खर्चा तो प्रोड्यूसर झेल सकता है। लेकिन आप प्रोड्यूसर को बोलो कि उसको 50 लाख की मशीनरी लेके आनी है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये काम मुश्किल है, ये काम इजी है। तो जो इजी काम है वो चेंज कर सकते हैं हम। और क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल को फिक्स रख दिया है, लेबर को वेरिएबल रखा है, इसलिए हमने क्या कहा है इसको, शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में इस टाइप की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं कैपिटल को फिक्स रख दूँ और लेबर को चेंज करूँ तो प्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए। तो मैंने रखी कैपिटल जो कि है फिक्स्ड, फिर रखी मैंने लेबर जो कि है वेरिएबल फैक्टर हमारे पास। ठीक है, और इन दोनों को यूज़ करके हम क्या करेंगे, शर्ट्स का प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा कुछ आउटपुट निकल के आएगा। ठीक है, कुछ आउटपुट निकल के आएगा। तो हमने क्या बोला, कैपिटल को हमने रखना है फिक्स्ड। तो मान लेते हैं 5 मशीनरी लगा रखी हैं और 0 लेबर लगाया है। ठीक है, 5 मशीनरी अगर लगा देंगे और लेबर एक भी नहीं है तो मशीन चलाएगा कौन, कोई भी नहीं है चलाने के लिए। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट कितना आ गया, 0, जब लेबर 0 है। यानी उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कोई तो चाहिए हमें। ठीक है, कोई तो इंडिविजुअल चाहिए ना हमें इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई लेबर नहीं है। अगर हम एक भी लेबर नहीं रखते हैं, सिर्फ कैपिटल रखते हैं, यानी 5 मशीनरी रखते हैं, तो हमारा आउटपुट कितना आता है, 0। ठीक है, अगर हम कैपिटल को 5 रखते हैं और लेबर को 1 इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमारा आउटपुट आता है, मान लेते हैं 20। अब इसी तरह हम क्या करते रहेंगे, लेबर को इंक्रीज़ करके देखते रहेंगे कि कितना प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, और कैपिटल हमारी क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। तो हम लेबर को इंक्रीज़ करेंगे, कब तक इंक्रीज़ करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब हम
टोटल 10 लेबर लगा के देखेंगे कि हम टोटल कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। और कैपिटल क्या रहेगा हमारा, फिक्स्ड। मशीनरी हमारे पास 5 ही रहेगी, सिर्फ चेंज क्या होगा, लेबर। ये हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको फिक्स्ड रखा है, सिर्फ इसको चेंज कर रहे हैं। तो जब मैं 5 कैपिटल और 2 लेबर लगा दूंगा तो मेरा प्रोडक्शन होगा 60 यूनिट्स का, ठीक है। जब मैं 5 कैपिटल और 3 लेबर लगा दूंगा तो 120 का प्रोडक्शन होगा। 5 कैपिटल 4 लेबर 160 का, 5 लेबर लगाने से 190 का प्रोडक्शन, 6 लेबर लगाने से 216 का प्रोडक्शन, 7 लेबर लगाने से 224 का प्रोडक्शन, 8 लेबर लगाने से भी 224 का प्रोडक्शन, 9 लेबर लगाने से 216 का प्रोडक्शन और 10 लेबर लगाने से 200 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। हमने क्या किया, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में देख लिया, जहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है, सिर्फ हमने लेबर को चेंज करके देखा कि कितना प्रोडक्शन हम शर्ट का कर सकते हैं। तो इतना प्रोडक्शन हम इन लेबर की क्वांटिटी पर कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है आउटपुट। इसको हम टोटल प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, टोटल प्रोडक्ट, यानी हमने टोटल कितना प्रोडक्शन किया है इन कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके। कॉम्बिनेशन कौन से, कैपिटल और लेबर का, क्लियर। अब हम अगर ये पता लगाना चाहें कि एवरेजली एक लेबर हर कॉम्बिनेशन पर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हम ये निकालना चाहते हैं एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी एक लेबर हर कॉम्बिनेशन पर कितना प्रोडक्शन कर रहा है। एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं हम, तो पहले कॉम्बिनेशन में अगर हम देखेंगे आउटपुट हो रहा है 0, लेबर भी लगी है 0, तो एवरेज प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं। दूसरे में देखते हैं आउटपुट हो रहा है 20 का, लेबर लगी है 1, तो एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रही है, 20 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी एक लेबर कितना काम कर रही है, कितना प्रोडक्शन कर रही है, तो आ जाएगा 20। इसी तरीके से जब टोटल हम 2 लेबर लगाते हैं तो 60 का प्रोडक्शन होता है, तो एक लेबर कितना काम करती है, 60 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 30। ये क्या है हमारा APL, तो 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30। ये आ गया एवरेज प्रोडक्ट पर लेबर, यानी एक लेबर इस कॉम्बिनेशन पर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया 40, क्लियर। 160 डिवाइडेड बाय 4 40, 190 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 38, 216 डिवाइडेड बाय 6 36, 224 डिवाइडेड बाय 7 32 आ जाएगा ये, 224 डिवाइडेड बाय 8 28, 216 डिवाइडेड बाय 9 24, 200 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया 20, क्लियर। क्या निकाला हमने, हर कॉम्बिनेशन पर ये निकालने की कोशिश की हमने कि एक लेबर कितना प्रोडक्शन करता है, ठीक है। हमने क्या निकाला, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसको हम आउटपुट पर लेबर भी कह सकते हैं, यानी टोटल आउटपुट में से कितना एक लेबर ने बनाया है। आउटपुट पर लेबर भी कहते हैं इसे, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। इसे निकालने का क्या फॉर्मूला है, जब हम टोटल आउटपुट को अमाउंट ऑफ लेबर से डिवाइड कर दें, अमाउंट ऑफ लेबर से डिवाइड कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और इसको हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इस नाम से भी ये जाना जाता है, क्लियर। अब अगर हम ये जानना चाहें कि एक लेबर को इंक्रीज करने की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि एक लेबर को चेंज करने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, प्रोडक्शन में कितना चेंज आया। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हर कॉम्बिनेशन पर एक लेबर कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा था प्रोडक्शन में। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक और लेबर को इंक्रीज करने की वजह से कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इसको हम बोलते हैं
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि एक लेबर को इंक्रीज़ करने की वजह से कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। और इसको निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास ये, इस तरीके से हम निकालेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। कैसे निकालते हैं, देखिए लेबर में सबसे पहले तो कोई चेंज नहीं आया, उसके बाद जैसे ही हमने एक लेबर को इंक्रीज़ किया तो चेंज इन लेबर क्या है हमारे पास 1, तो चेंज इन लेबर है हमारे पास 1, और चेंज इन आउटपुट कितना है, आउटपुट हो गया 0 से 20, यानी 20 का चेंज है आउटपुट में, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आ गया 20। क्लियर। उसके बाद जैसे ही हमने एक और लेबर को इंक्रीज़ किया, ठीक है, 2 - 1, एक और लेबर को इंक्रीज़ किया तो हमारा प्रोडक्शन हो गया 20 से 60, यानी चेंज कितना आया, चेंज आया हमारा लेबर में तो 1 चेंज आया, प्रोडक्शन में चेंज आया 20 से 60 होने का मतलब है 40 का चेंज आया। 60 में से अगर हम 20 माइनस कर दें तो चेंज कितने का आएगा 40 का, तो यही तो आउटपुट में चेंज आया। तो जैसे ही हमने एक लेबर से 2 लेबर किए, यानी एक और लेबर को इंक्रीज़ किया, तो हमारा प्रोडक्शन कितना इंक्रीज़ हुआ 40, तो एम्पियर हम निकालेंगे इस तरीके से 40/1 = 40। क्लियर। उसके बाद जैसे ही हमने एक और लेबर चेंज किया तो हमारा प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, 60 से 120 हो गया, यानी 60 का इंक्रीज़ हुआ। फिर से हमने एक और लेबर इंक्रीज़ किया तो 160 हो गया, यानी कि 40। फिर से हमने एक और लेबर इंक्रीज़ किया तो 160 से 190 हो गया प्रोडक्शन, यानी कि चेंज कितना आया प्रोडक्शन में 30 का। उसके बाद एक और लेबर इंक्रीज़ किया तो प्रोडक्शन में चेंज कितना आया 16 और 10 26। फिर से एक लेबर चेंज किया तो कितना प्रोडक्शन में चेंज आया 4 और 4 8। फिर से चेंज किया लेबर में तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आया 0 का चेंज आया। फिर से एक और लेबर चेंज किया तो प्रोडक्शन में कितने का चेंज आया -8 का। और फिर से एक लेबर इंक्रीज़ किया तो प्रोडक्शन में कितना चेंज आया -16 का। तो ये क्या निकल के आया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी एक और लेबर के इंक्रीज़ करने की वजह से कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुआ है, ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेबर में कितना चेंज आया और ऊपर रखेंगे हम क्वांटिटी में या टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। ठीक है, क्लियर। ये है इसका फॉर्मूला। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या लिखते हैं हम इसको, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर चेंज किए हमने इसलिए हम यहाँ पर लेबर लिखते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन होगी इसकी, चेंज इन टोटल आउटपुट ड्यू टू अ यूनिट चेंज in the use of an input while quantities of other inputs held constant। हमने क्या किया है, सिर्फ एक इनपुट की एक यूनिट को चेंज करने की वजह से कितना टोटल आउटपुट में चेंज हमें देखना है, तो किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हम, मार्जिनल प्रोडक्ट की हेल्प से। फॉर्मूला क्या बना था हमारा, MPL का फॉर्मूला बना है हमारा डेल्टा Q बाय डेल्टा L, यानी लेबर में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, ये हमारा क्या है MPL। क्लियर। अब जो ये हमने टेबल बनाई थी प्रोडक्शन वाली, इसकी हेल्प से अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, क्या बनाना है हमें, ग्राफ। ये है y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, और x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, अमाउंट ऑफ लेबर, यानी लेबर की क्वांटिटी ली हमने x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर हम बना रहे हैं टोटल प्रोडक्ट, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। ठीक है, मार्किंग कर लेते हैं सबसे पहले 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारे पास कितनी लेबर थी? 10 लेबर थी। देखिए यहाँ पे कितनी लेबर है? 10। तो 10 हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। इसके बाद क्या करना है हमें? वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट की मार्किंग करनी है। तो हम इसमें लेते हैं 60 120 180 240। क्लियर? हमने क्या कर ली? टोटल प्रोडक्ट की मार्किंग कर ली है। अब सेम इसी तरीके का ग्राफ हम एक और बनाएंगे ताकि हम कंपैरिजन कर पाएँ। किसमें? टोटल प्रोडक्ट में, एवरेज प्रोडक्ट में, मार्जिनल प्रोडक्ट में। ठीक है, तो हम इसी के पैरेलल एक और ग्राफ बनाएंगे सेम इसी की तरह। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और सेम इसके पैरेलल मैं इस ग्राफ को बना दूंगा। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर क्या रखना है मुझे? यहाँ पर है हमारे पास एक्स एक्सिस पर अमाउंट ऑफ लेबर और वाई एक्सिस पर हमें यहाँ पे रखेंगे एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, दोनों चीज़ें हम रखेंगे इस एक्सिस पर। ठीक है, मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे 0 20 40 60 80। और क्योंकि हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव में भी गया था तो इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा, और ये हमारा हो गया -20 और -40। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले ग्राफ में टोटल प्रोडक्ट कर्व बनाएंगे। ठीक है, कौन सा कर्व बनाएंगे? टोटल प्रोडक्ट कर्व, यानी ये वाला। इसको हम क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे। क्लियर? तो अब मैं प्लॉट कर रहा हूँ इसको यहाँ पर। तो जब 0 लेबर थी मेरे पास तो प्रोडक्शन कितना था? टोटल प्रोडक्शन 0। ठीक है, जब 0 लेबर थी तो प्रोडक्शन था 0, तो एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया। जब एक लेबर मैंने इंक्रीज़ की तो प्रोडक्शन हो गया 20 का, तो 20 अराउंड मेरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब मैंने 2 लेबर करी तो प्रोडक्शन हो गया मेरा 60 का, तो 2 लेबर पर 60 का प्रोडक्शन ये हो गया। तीसरी लेबर पर प्रोडक्शन हो गया 120। जब मैंने 3 लेबर लगा ली तो प्रोडक्शन मेरा टोटल हो गया 120 का। जब 4th लेबर लगाई मैंने तो मेरा टोटल प्रोडक्शन हो गया 160 का। 4th लेबर पर 160, तो 160 आ गया हमारा अराउंड यहाँ पर। उसके बाद जब मैंने 5th लेबर लगाई तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 190। 5th लेबर पर टोटल प्रोडक्ट हो गया 190, ये हो गया मेरा 190। ठीक है, उसके बाद जब मैंने 6 लेबर लगाई तो टोटल प्रोडक्ट हो गया मेरा 216। 6th पर 216 अराउंड यहाँ पर आ जाएगा। 7th पर 224, 7th पर 224, इससे थोड़ा सा ज़्यादा। 8th पर भी 224 सिमिलर। उसके बाद क्या हुआ? 9th पर हो गया हमारा प्रोडक्शन 216 यानी यहाँ पर, और 10th पर हमारा प्रोडक्शन हो गया 200 का, तो 200 का प्रोडक्शन अराउंड यहाँ पर। क्लियर? अब क्या करेंगे? हम इसे ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल प्रोडक्ट कर्व। क्या है ये हमारा? टोटल प्रोडक्ट कर्व। ठीक है, हमने क्या किया? लेबर के हिसाब से टोटल जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसको क्या किया? मार्क कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं एवरेज प्रोडक्ट को मार्क। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी इसको मार्क करेंगे हम इस ग्राफ पर। ठीक है, जब पहली लेबर लगाई तो एवरेज प्रोडक्ट था 20। जब दूसरी लेबर लगाई तो एवरेज प्रोडक्ट था 30। जब तीसरी लेबर लगाई तो एवरेज प्रोडक्ट हो गया हमारा 40। 4th लेबर पे भी एवरेज प्रोडक्ट है हमारा 40। 5th लेबर पर एवरेज प्रोडक्ट हो गया हमारा 38, यानी इससे थोड़ा सा कम। और
सिक्स्थ लेबर पर एवरेज प्रोडक्ट हो गया हमारा 36, यानी इससे और थोड़ा कम। उसके बाद सेवन्थ लेबर पर एवरेज प्रोडक्शन हो गया हमारा 32, सेवन्थ पर 32। उसके बाद एट्थ पर 28, एट्थ पर 28 अराउंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाइन्थ पर है 24, इससे थोड़ा सा नीचे, और टेंथ पर है 20, टेंथ पर है 20, तो ये आ गया 20। अब क्या करना है हमें, इसे ज्वाइन कर देंगे। ये क्या निकल के आ गया हमारा, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो एवरेज प्रोडक्ट दी थी हमें यहाँ पर, इसको हमने प्लॉट कर लिया और हमारा यहाँ पर आ गया एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्लियर। अब क्या करना है हमें, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को प्लॉट करना है। तो अब मार्जिनल प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट है 20, फर्स्ट लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट है 20, सेकंड लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट है 40, सेकंड लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट है 40, थर्ड लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट है 60, थर्ड लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट है 60, फोर्थ लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट है 40, फोर्थ लेबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया हमारा 40, फिफ्थ लेबर पर 30, फिफ्थ लेबर पर 30, तो अराउंड ही आ जाएगा यहाँ पर। सिक्स्थ लेबर पर 26, सिक्स्थ लेबर पर 26, तो अराउंड यहाँ पर आ गया। सेवन्थ लेबर पर 8, सेवन्थ लेबर पर 8, तो अराउंड यहाँ पर आ जाएगा। और एट्थ लेबर पर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा। नाइन्थ लेबर पर -8, नाइन्थ लेबर पर -8, तो यहाँ पर आ जाएगा। और टेंथ लेबर पर -16, टेंथ लेबर पर -16। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है। हमने क्या किया, इस टेबल की हेल्प से लेबर के साथ टोटल प्रोडक्ट को मार्क किया, फिर लेबर के साथ एवरेज प्रोडक्ट को मार्क किया, फिर लेबर के साथ मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्क किया, और जब मार्क किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट सामने आया। ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ्स में कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहले हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये बढ़ते हुए जा रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ, इस पॉइंट तक मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज़ होना चालू हो गया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी मार्जिनल प्रोडक्ट तो डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। और जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर क्या हो गया था, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम 224 हो गया, और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया है, 0। क्लियर। तो जब भी मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन गिरना चालू हो जाता है। ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो क्या हो गया है, गिरना चालू कर दिया। ठीक है। अब हम इनमें रिलेशन देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इन दोनों कर्व्स में हम क्या देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे कि कैसा रिलेशन है। ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे एपीएल और एमपीएल में, जब हमारा एमपीएल इंक्रीज होता है तो हमारा एपीएल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लिखेंगे हम, व्हेन एमपीएल इंक्रीजेज एपीएल also increases, though
at a rate lower than that of the MPL। यानी कि जब MPL इंक्रीज होता है तो APL भी इंक्रीज होता है, लेकिन कम रेट से। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो APL है वो MPL के नीचे है। तो मैंने क्या बोला कि जब MPL इंक्रीज होता है तो APL भी इंक्रीज होगा, लेकिन APL MPL के नीचे रहेगा, कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज दोनों हो रहे हैं, लेकिन APL जो है वो MPL से कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद MPL डिक्लाइंस। ठीक है, क्या होता है, इंक्रीज होने के बाद MPL डिक्लाइंस बट remains greater than APL। इसके बाद क्या हुआ, जब MPL इंक्रीज होने के बाद मैक्सिमम पर चला गया, उसके बाद MPL डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी MPL किससे ज़्यादा है, APL से ज़्यादा है। वही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि MPL डिक्लाइंस बट रिमेन्स ग्रेटर देन APL। ठीक है, फिर इसके बाद है सेकेंड पॉइंट। हमने ये बात कर ली कि MPL डिक्रीज होता है लेकिन APL से ज़्यादा ही रहता है। उसके बाद MPL और APL क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो क्या APL मैक्सिमम हो जाता है, APL यहाँ पर मैक्सिमम हो गया 40 इस पॉइंट पर, और MPL भी इसी के बराबर हो गया। तो APL जब मैक्सिमम हो जाता है तो MPL इज़ इक्वल टू इट। क्या मतलब हुआ, जब APL मैक्सिमम होता है तो MPL उसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर APL क्या है, APL है 40 और MPL भी क्या है, 40 ही है, और APL यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया है। यानी कि जब APL मैक्सिमम हो जाता है तो MPL भी उसके बराबर हो जाता है। मतलब ये कट किस पॉइंट पे करते हैं, जब APL मैक्सिमम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें, उसके बाद थर्ड पॉइंट है व्हेन MPL डिक्लाइंस APL also declines but rate of decline in APL is less than that of MPL। यानी कि जब MPL डिक्लाइन हो रहा है, इस पॉइंट के बाद MPL क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और APL भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, APL इस पॉइंट पर क्या था, मैक्सिमम था, उसके बाद APL भी डिक्लाइन होने लग गया और MPL भी डिक्लाइन होने लग गया। और जैसे ही MPL डिक्लाइन होने लगता है तो APL भी डिक्लाइन होने लगता है, लेकिन MPL ज़्यादा रेट से डिक्लाइन होता है और APL कम रेट से डिक्लाइन होता है। देखिए आप, APL MPL के अभी भी ऊपर है। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो MPL और APL में हमें तीन बातें ध्यान रखनी है, ये वाली तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, व्हेन MPL इंक्रीजेस APL ऑल्सो इंक्रीजेस दो एट अ रेट लोअर देन दैट ऑफ द MPL। क्या मतलब कि पहले MPL इंक्रीज होता है तो APL भी इंक्रीज होता है, लेकिन MPL ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है किसके मुकाबले, APL के मुकाबले। उसके बाद MPL डिक्लाइंस बट रिमेन्स ग्रेटर देन दी APL। उसके बाद MPL जो है वो गिरना चालू हो जाता है, लेकिन APL क्या हो जाता है, यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर। उसके बाद जब APL मैक्सिमम हो जाता है तो MPL इज़ इक्वल टू इट। जब APL मैक्सिमम हो जाता है तो MPL क्या हो जाता है, उसके बराबर हो जाता है। यहाँ पर MPL और APL बराबर हो गए हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है व्हेन MPL डिक्लाइंस APL ऑल्सो डिक्लाइंस। इसके बाद इस पॉइंट के बाद MPL भी डिक्लाइन हो रहा है, APL भी डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन APL कम रेट से डिक्लाइन हो रहा है किसके मुकाबले, MPL के मुकाबले। तो ये था किसमें, MPL और APL में रिलेशन। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड MPL। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में रिलेशन देखना है। ठीक है, तो किस तरीके से देखेंगे हम,
इन दोनों ग्राफ को देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, जब MPL पॉजिटिव है, ठीक है, MPL इंक्रीज हो रहा है, यहाँ तक क्या है पॉजिटिव, इस पूरे यहाँ तक क्या है MPL पॉजिटिव है। तो MPL जब पॉजिटिव है तो टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो पहला रिलेशन निकल के आया हमारा कि जब MPL इज पॉजिटिव देन TP राइजेस। मतलब जब MPL पॉजिटिव रहता है तब तक TP बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जब MPL पॉजिटिव रहेगा तब तक TP इंक्रीज होता रहेगा। तो जब देखिए यहाँ पर MPL क्या है पॉजिटिव है, यहाँ तक क्या है MPL पॉजिटिव, तो TP क्या हुआ, यहाँ तक इंक्रीज होता गया। उसके बाद क्या हुआ, जब MPL 0 हो गया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। जब MPL 0 हो गया तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पर हम सेकंड बात लिखेंगे, जब हमारा MPL इज़ 0 तो टोटल प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। क्लियर? थर्ड पॉइंट है, उसके बाद क्या हो रहा है कि जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो टोटल प्रोडक्ट गिरना चालू हो गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया तो हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, गिरना चालू हो गया। तो थर्ड पॉइंट हो गया, MPL इज नेगेटिव तो टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस। क्लियर? ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है किसके केस में, TP और MPL के केस में। अब आप ग्राफ पे देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है, सबसे पहले MPL इंक्रीज होता है। MPL इंक्रीज कैसे हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट का मतलब क्या होता है कि पहले 0 से 10 हुआ, 10 से 50 हुआ, 50 से 110 हुआ। तो ये किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। पहले 10 इंक्रीज़ हुआ, फिर 40 इंक्रीज़ हुआ, फिर 60 इंक्रीज़ हुआ। तो ये क्या है, बढ़ते हुए इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा MPL क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप ग्राफ पे भी देखें तो MPL कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 20 इंक्रीज़ हुआ, फिर 40 इंक्रीज़ हुआ, फिर 60 इंक्रीज़ हुआ, यानी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ते हुए MPL इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब भी MPL बढ़ते हुए रेट से इंक्रीज़ होगा तो हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट से। देखिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 20, फिर 60, फिर 120। तो यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है, तेज़ तेज़ बढ़ रहा है। ठीक है, स्पीड बढ़ने की ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं हम इसे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब यहाँ तक जो है वो मार्जिनल प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, उसके बाद जो MPL है वो डिक्रीज़ होना चालू हो गया। ठीक है, तो जैसे ही MPL डिक्रीज़ होना चालू हुआ तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। यानी अब जो है इंक्रीज़ कैसे है, अगर 0 से 10 हुआ उसके बाद 15 हो गया, तो पहले 10 का इंक्रीज़ है, फिर 5 का इंक्रीज़ है। तो मतलब इंक्रीज़ तो हो रहा है। ठीक है, 10 से 15 तो चला गया, लेकिन पहले 10 का इंक्रीज़ था, फिर 5 का इंक्रीज़ था। इसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रही है, पहले टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था, लेकिन इस पॉइंट के बाद जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना चालू हो गया, क्योंकि MPL यहाँ पर क्या है, बढ़ रहा है, उसके बाद MPL डिक्रीज़ हो रहा है। और MPL क्या होता है, MPL होता है TP का स्लोप। ठीक है, यहाँ पर हमने निकाला था ना, क्या निकाला था, MPL कैसे निकलता है, डेल्टा Q बाय डेल्टा L, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो टोटल प्रोडक्ट का जो स्लोप है वो क्या होता है, MPL। तो टोटल प्रोडक्ट का स्लोप क्या होता है, MPL। और स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, तो किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो TP पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो इस पॉइंट को हमने क्या कहा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ से स्पीड चेंज हो गई है इंक्रीज होने की। ठीक है, क्लियर। अब जहाँ पर APL और MPL बराबर हो जाते हैं, यानी फोर्थ लेबर पर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं स्टेज 1, प्रोडक्शन की स्टेज 1 है ये। ठीक है, जहाँ पर MPL और APL बराबर हो जाते हैं। उसके बाद जहाँ पर ये बराबर हो जाते हैं और 0 तक, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेज 2 ऑफ
प्रोडक्शन। ये क्या है, प्रोडक्शन की सेकंड स्टेज है। उसके बाद 0 के बाद आगे वाली जितनी भी स्टेज है वो क्या है, स्टेज 3। क्लियर। जब MPL और APL बराबर हो जाते हैं वहाँ तक हमारी होती है स्टेज 1, उसके बाद 0 तक हमारी होती है स्टेज 2, और 0 से उसके आगे जितना भी है वो सारा क्या हो जाता है, स्टेज 3 ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर।